28 सितंबर 2014 को अमेरिका के फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस कार्टून को पब्लिश किया था। इस कार्टून में भारत को गरीब बोलकर उसका मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि भारत स्पेस के इलाइट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस कार्टून में भारत के मंगलयान मिशन का मजाक उड़ाया गया था। इस कार्टून के पब्लिश होने से 4 दिन पहले ही भारत ने अपने मंगलयान मिशन को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचाया था। अब चूंकि इसरो ने ये कामयाबी बहुत ही कम बजट में हासिल की थी, इसीलिए वेस्टर्न मीडिया इसका मजाक उड़ा रही थी। जब भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया तो बीबीसी ने इस न्यूज को कवर किया और लाइव टेलीविजन पर भारत का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, More than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? वेस्टर्न मीडिया भारत को नीचा दिखाने के लिए समय समय पर ना जाने क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन ये बात सच है कि लोग उसी की आलोचना करते हैं जिसमें कुछ करने का दमखम हो। आपने इंटरनेट पर इन तस्वीरों को कई बार देखा होगा, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड नहीं था, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने नारियल के पेड़ को ही लॉन्च पैड बना लिया और अपने पहले रॉकेट को लॉन्च किया। उस समय कोई कंट्रोल रूम नहीं था, तो एक चर्च को अपना कंट्रोल रूम बनाया। तब भी इसरो का पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया था। कम रिसोर्सेज के बावजूद भी आज इसरो चांद और मंगल पर पहुंच चुका है और अपनी सफलताओं से आलोचकों को करारा जवाब दिया है। आपको कारगिल वॉर के बारे में तो पता ही होगा। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अपनी जमीन को वापस लेने के लिए भारतीय जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 मई से 26 जुलाई तक कारगिल का युद्ध चलता रहा। कारगिल की ये लड़ाई जमीन से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में लड़ी जा रही थी, जिसमें एडवांटेज दुश्मन के पास था। करीब 5,000 घुसपैठी पहाड़ की चोटी पर बैठे थे और अपने भारतीय सैनिक नीचे थे। नीचे मौजूद भारतीय जवानों द्वारा पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मन की ठीक पोजीशन का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन दुश्मन भारतीय सैनिकों की गतिविधि को ऊंचाई से आराम से देख सकता था। ऐसे में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी कि वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS को भारत को इस्तेमाल करने दे, क्योंकि GPS टेक्नोलॉजी की मदद से पहाड़ पर बैठे दुश्मन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता था, जिससे भारत प्लानिंग से दुश्मन पर हमला कर सकता था। लेकिन अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया और अपने GPS सिस्टम को भारत को इस्तेमाल नहीं करने दिया। लेकिन बावजूद इसके भारत ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल युद्ध को जीता। इस जंग में भारत ने करीब 527 से भी ज्यादा योद्धाओं को खोया और करीब 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। कारगिल का युद्ध तो भारत ने जीत लिया, लेकिन परेशानी ये थी कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत बड़ा जमीनी बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए भारत को खुद के GPS सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। खुद का GPS सिस्टम बनाने के लिए साल 2006 में भारत सरकार ने मंजूरी दी और इसरो के वैज्ञानिक इस पर काम करने में जुट गए। ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें ज्यादा फंड और समय की जरूरत थी और GPS टेक्नोलॉजी हमें जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजो और जमीन पर किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर लो। इस सिस्टम को बनाने के लिए एक नहीं बल्कि मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। अब इंडिया इतना बड़ा है कि इसका बॉर्डर कई देश शेयर करते हैं। समुद्री एरिया पर भी नजर रखनी है तो इसके लिए 3 या 4 सैटेलाइट से काम नहीं चलने वाला था। 1 जुलाई 2013 को इसरो ने इस प्रोजेक्ट के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसके बाद इसरो इस सीरीज में एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च करता गया और अभी तक इसरो ने टोटल 9 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी बदौलत आज भारत के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे NAVIC यानी नाविक भी बोला जाता है। नाविक पूरे भारत और भारतीय सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर तक नजर रखता है, जो दुश्मन को 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ ट्रैक कर सकता है। नाविक को बनाकर भारत ने अमेरिका के GPS सिस्टम को करारा जवाब दिया है। इसरो की अचीवमेंट्स इतनी हैं कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन इसरो की स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है इसरो की पहली सैटेलाइट लॉन्चिंग की। दुनिया में स्पेस रेस की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 2 साल बाद से शुरू हो जाती है, यानी 1947 से। धरती की 2 बड़ी सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ने लगा था। इन दोनों की राजनीतिक विचारधाराओं में बहुत बड़ा मतभेद था,
जिसकी वजह से दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों ही देश अपने अपने हथियारों को मजबूत बनाने में लग गए और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में जुट गए। अगर आप इन दोनों देशों को ग्लोब पर देखोगे तो दोनों ही देश एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद हैं। ये दोनों ही देश ऐसी मिसाइल बनाना चाह रहे थे जो कि उनकी धरती से उड़ान भर के स्पेस में एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके न्यूक्लियर हथियारों को दुश्मन देश पर गिरा सके। दोनों ही देश ये बात अच्छे से जानते थे कि जो सबसे पहले स्पेस में पहुंचेगा एडवांटेज उसी के पास रहेगा। इस वजह से इन दोनों के बीच स्पेस में पहुंचने का बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया और स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। जुलाई 1955 में अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने ये बाजी मार ली और अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और एक इतिहास बना दिया। इसके ठीक एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन ने एक और स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया। स्पुतनिक 2 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने पहली बार किसी जानवर को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया था। वो जानवर एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग मेल फंक्शनिंग की वजह से ओवर हीटिंग हो गई और लाइका जो पृथ्वी के चारों ओर अपना चौथा ऑर्बिट पूरा कर रही थी उसकी मौत हो गई। अमेरिका ने सोवियत यूनियन का पीछा करते हुए अपनी पहली सैटेलाइट 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर 1 लॉन्च की। इन दोनों ही देशों में कंपटीशन इतना ज्यादा था कि जल्द ही 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन ने पहले इंसान को स्पेस में भेजा और यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ने के लिए अपोलो प्रोग्राम को अनाउंस किया, जिसका उद्देश्य था इंसानों को चांद की धरती पर उतारना। और रेस्ट इज हिस्ट्री, जो आप सब जानते हो। इसी बीच भारत में बैठे विक्रम साराभाई इन दोनों देशों के बीच हो रही स्पेस रेस को देखते हुए बड़ा ही इंस्पायर्ड फील करने लगते हैं। विक्रम साराभाई को लगा कि किसी भी देश की तरक्की के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। विक्रम साराभाई ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत का खुद का स्पेस प्रोग्राम होने के लिए राजी कर लिया और साल 1962 में भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी गई। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकॉस्पार को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE के अंडर सेटअप किया। उस समय DAE को लीड कर रहे थे भारत के सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। विक्रम साराभाई को इनकॉस्पार का चेयरमैन बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें एक ख्याति प्राप्त हो जाती है, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। शुरुआती दिनों में इनकॉस्पार के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थी, ना ही इनकॉस्पार के पास ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही स्पेस टेक्नोलॉजी। ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। भारत की फाइनेंशियली स्थिति बहुत ही वीक थी और भारत में भूखमरी फैली हुई थी क्योंकि कुछ ही समय पहले भारत को आजादी मिली थी। ऑस्कर वाइल्ड की एक लाइन है, We are all in the gutter, but some of us are looking at stars. भारत फाइनेंशियली वीक था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा तारों में पहुंचने का सपना बुन रहे थे। इनकॉस्पार के बनने के एक साल बाद 1963 में भारत को एक्सपेरिमेंटल रॉकेट लॉन्च करना था और भारत को ये रॉकेट अमेरिका ने प्रोवाइड किया था। रॉकेट लॉन्च के लिए केरल की राजधानी त्रिवुनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव है थुम्बा, उसे चुना गया। थुम्बा एक मछुआरों का गांव था। इस गांव में एक चर्च है। उस चर्च को वैज्ञानिकों ने अपना वर्कशॉप बना लिया और अमेरिका द्वारा प्रोवाइड रॉकेट को असेंबल किया। उस समय ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ज्यादा थी, इस वजह से रॉकेट के इक्विपमेंट्स और पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों के द्वारा स्पेस सेंटर तक लाया जाता था। बड़ी मशक्कतों से रॉकेट को असेंबल करने के बाद 21 नवंबर 1963 को इस रॉकेट की लॉन्च डेट निर्धारित की गई। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जैसे ही सेट किया गया तभी लॉन्च पैड लुढ़क गया क्योंकि हवा बहुत तेज थी और ऐसा होना लाजमी था क्योंकि नारियल के पेड़ों को लॉन्च पैड बनाया गया था। जैसे ही रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था तभी हाइड्रोलिक क्रेन में रिसाव होने लगा। जैसे तैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया और रॉकेट को लॉन्च के लिए फिर से तैयार किया गया। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लॉन्च करने का रिमोट ही खराब हो गया। वैज्ञानिकों ने ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व कर ली और शाम को 6:25 पर इस रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया और भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। पहला रॉकेट लॉन्च करने के बाद थुम्बा एक स्पेस सेंटर बन गया जिसका नाम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया। भारत का ये पहला रॉकेट एक साउंडिंग रॉकेट था जिसको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी और अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका नाम था नाइक अपाचे रॉकेट।
इस सफल एक्सपेरिमेंट के बाद विक्रम साराभाई चाहते थे कि थुम्बा से अब भारत में निर्मित स्वदेशी रॉकेट को छोड़ा जाए। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और मेहनत के बाद फाइनली भारत ने बनाया अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट, जिसका नाम रखा गया रोहिणी 75 और इसे 20 नवंबर 1967 को थुम्बा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये कोई कमेटी नहीं रही थी बल्कि ये खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। एक बार फिर से डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का चेयरमैन बनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक खूब मेहनत करते हैं और 1975 में इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट को बनाया, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसरो ने सैटेलाइट तो बना ली, लेकिन उसके पास उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था। इसीलिए इसरो ने सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस की मदद से 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दुर्भाग्यवश इस लॉन्च को देखने के लिए विक्रम साराभाई नहीं रहे थे, क्योंकि साल 1971 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत हो गया था। उनके बाद इसरो के चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, जो कि एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। अब इसरो को जरूरत होती है खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने की, क्योंकि इस तरह से दूसरे देशों से इसरो कब तक अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाएगा, और दूसरे देशों से लॉन्च करवाने में बजट बहुत ज्यादा जाता था। इसके बाद इसरो अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने पर काम शुरू कर देता है और कुछ ही सालों में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV बना लेता है। SLV की क्षमता केवल 35 से 40 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो ऑर्बिट तक पहुंचाने की थी, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर ले जा सकती थी। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के द्वारा रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है, और इस लॉन्च के बाद भारत दुनिया का ऐसा 7वां देश बन जाता है जो बिना किसी दूसरे देश की सहायता लिए खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करता है। इससे पहले ऐसा करने वाले केवल 6 ही देश थे: सोवियत यूनियन, अमेरिका, फ्रांस, UK, चाइना और जापान। इस अचीवमेंट का श्रेय जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, और इसरो की यहाँ से स्पेस में एक नई यात्रा शुरू होती है। इसरो को अब जरूरत थी मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनाने की, जिसकी मदद से 600 किलोग्राम तक के वजन की सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया जा सके। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उस ऑर्बिट को कहा जाता है जिसमें कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के रोटेशन के साथ नहीं बल्कि पोलर ऑर्बिट में घूमती है। आप इस एनिमेशन को देखिए, जिसमें एक सैटेलाइट पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में घूम रही है। साथ ही साथ ये सैटेलाइट सूर्य को फेस करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। इसरो ने मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनाने पर काम शुरू कर दिया, लेकिन जब तक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल बनता उससे पहले इसरो ने एक और सेकंड जनरेशन के लॉन्च व्हीकल को बनाया, जिसका नाम था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ASLV। ASLV की क्षमता 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर ऊपर तक ले जाने की थी। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद इसरो ने मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल को भी बना लिया, जिसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV। PSLV इसरो का 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, जिसे अक्टूबर 1994 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। जब से इसरो ने PSLV को बनाया है, तब से इसरो ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं, क्योंकि PSLV इसरो का सबसे सफल लॉन्च व्हीकल रहा है। PSLV की वजह से भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में बूस्ट मिला। PSLV की मदद से इसरो ने खुद के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। PSLV के द्वारा ही इसरो ने अपने बड़े बड़े मिशन जैसे कि साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, और साल 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट यानी मंगलयान को लॉन्च किया था। साल 2017 में इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें इसरो ने PSLV की मदद से 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में लॉन्च किया था, और ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बना था। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल भी बोला जाता है। इसरो जानता था कि अगर स्पेस में लंबी दूरी तय करनी है, या हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाना है, या भविष्य में इंसानों को स्पेस में भेजना है, तो PSLV से काम नहीं चलने वाला। इसरो को चाहिए एक भारी भरकम रॉकेट। इसके लिए इसरो को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। रसिया ने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, तो भारत और रसिया के बीच एक डील साइन हुई कि रसिया भारत को 2 क्रायोजेनिक इंजन बेचेगा,
साथ ही उस टेक्नोलॉजी को भी देगा जिससे भारत खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बना सके। लेकिन ये डील अमेरिका को हजम नहीं हुई और उसने बीच में टांग अड़ा दी, ये बोलकर कि भारत अपनी मिसाइल्स में क्रायोजेनिक इंजन को इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये सब तो बहाना था। अमेरिका का मेन मकसद तो भारत को रोकना था कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे ना निकल जाए, क्योंकि उससे अमेरिका का बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता। अमेरिका की वजह से रसिया ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। बाद में एक और डील हुई जिसमें रसिया ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने के बजाय कुछ क्रायोजेनिक इंजन्स को बेचने का प्रस्ताव रखा। भारत ने रसिया से कुछ क्रायोजेनिक इंजन खरीदे जिनका नाम था KVD-1। इन इंजन्स की मदद से इसरो ने बनाया एक पावरफुल रॉकेट जिसका नाम था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV, जिसे GSLV मार्क 1 भी कहा जाता है। GSLV मार्क 1 की मदद से 1500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जा सकता था। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें कोई सैटेलाइट पृथ्वी से 35,746 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा उस हिसाब से करती है जिस हिसाब से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। मतलब पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 घंटे में पृथ्वी की एक ही परिक्रमा करेगी। जैसे कि किसी सैटेलाइट को भारत पर नजर रखने के लिए छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए हर समय भारत पर ही नजर रखेगी। ये सैटेलाइट्स हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। जैसे आप अपना डिश एंटीना लगाते हो तो वो एंटीना हमेशा एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ओर फेस किए रहता है। GSLV मार्क 1 के बाद इसरो ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाने पर काम शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और प्रयासों के बाद इसरो ने एक पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन बना लिया और भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला दुनिया का 6वां देश बना। इस इंजन को GSLV में लगाया गया और इसे GSLV मार्क 2 नाम दिया गया। मार्क 2 मार्क 1 से बहुत ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। GSLV मार्क 2 2500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा सकती है। अगर अमेरिका भारत को रसिया से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लेने में हस्तक्षेप नहीं करता तो आज इसरो बहुत आगे होता। अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से इसरो स्पेस रेस में लगभग 15 साल पीछे हो गया। बाद में इसरो ने GSLV को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया, जिसमें मार्क 2 के छोटे छोटे बूस्टर्स को हटाकर बड़े बड़े 2 बूस्टर शामिल किए और इसे GSLV मार्क 3 से इंट्रोड्यूस किया, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। ये इसरो का बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है और ये 4000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को बड़ी ही आसानी से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। आपको बता दूं कि भारी भरकम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को इसी LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी LVM-3 रॉकेट के द्वारा भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के सपने देख रहा है, जिसमें गगनयान मिशन बहुत अहम भूमिका निभाएगा। एक बार आप इसरो द्वारा बनाए गए सभी लॉन्च व्हीकल्स को इस इमेज में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि LVM-3 कितना भारी भरकम और शक्तिशाली है। दोस्तों, इसरो की अचीवमेंट्स की एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। जब इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया तो चंद्रयान 1 ने चांद की धरती पर पानी खोज निकाला और चांद पर पानी खोजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। जब साल 2014 में मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा तो भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का 4था देश बना और पूरे एशिया में भारत सबसे पहली बार मंगल पर पहुंचा था, चाइना से भी पहले। और इतना ही नहीं, भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश भी बना जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंच गया हो। आज हम दूर दूर तक फोन से बात कर सकते हैं, घर बैठे क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, मौसम का हालचाल और आने वाले तूफान की रिपोर्ट हमें पहले ही पता चल जाती है। इसमें इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, आज इसरो का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। इसरो अपने कम बजट में सफल मिशंस करने के लिए जाना जाता है और इसरो ने ये साबित कर दिया है कि वो स्पेस में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा है और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। हमें इसरो पर गर्व है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।